Hello everyone, my name is Shraddha and today we are going to discuss GDP, Gross Domestic Product. So before moving with the topic, I want to ask these two questions from you. Number one is GDP expressed in terms of current price is called and number two GDP is a dash concept. So अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं दैट्स वेल एंड गुड बट इफ नॉट सो हम इस लेक्चर के एंड में इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो स्टे ट्यून विद मी. So let's start with the topic which is GDP, Gross Domestic Product. So very basic language में हम पहले इस टॉपिक को समझते हैं. जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री की बाउंड्री एरिया. बाउंड्री मीन्स जैसे इंडिया है, इंडिया की एक बाउंड्री है. इस बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम नॉमिनल टर्म्स में जब एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं जीडीपी, राइट. सो जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ फाइनल वैल्यू of all the final goods and services produced within the boundary of country like India, boundary of the country like India ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. किसी भी पर्टिकुलर ईयर, फाइनेंशियल ईयर में जब हम गुड्स और सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसकी नॉमिनल टर्म्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम कहते हैं जीडीपी. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट. तो ये थी बहुत बेसिक, बहुत लेमन लैंग्वेज में. सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ जीडीपी इज जीडीपी is a key economic indicator that represent the total monetary value. Monetary value मतलब money के terms में of all goods and services produced. Goods and services जो भी production होता है within a country's borders, country की boundary के अंदर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम जीडीपी कहते हैं. जनरली ये पीरियड हमारा एनुअली हो सकता है या क्वार्टरली. मतलब हम जीडीपी को या तो फिर एनुअली किस कैलकुलेट करते हैं या क्वार्टरली कैलकुलेट करते हैं, राइट. नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि जीडीपी क्या होती है, फॉर्मल डेफिनेशन भी देख ली है, लेमन लैंग्वेज में भी समझ में आ गया, तो हमारा मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि जीडीपी होता क्या है एग्जैक्टली. सो अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है. प्रोडक्शन हो रहा है तो साथ साथ में उनकी सेल भी हो रही है, तभी प्रोडक्शन हो रहा है. तो जो सेल हो रही है, तो सेल हो रही है, जो खरीद रहे हैं हम लोग, तो कितने तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को बेचे जा रहे हैं. अब कंज्यूमर्स यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कॉमन पीपल और हो सकती है हमारी फर्म. सो हमारे कंज्यूमर्स दो तरीके के हो सकते हैं, परचेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और परचेज बाय एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मीन्स फर्म. या तो फर्म खरीदेगी या हम लोग खरीदेंगे. अब फर्म जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदती है वो उनको फर्दर दो तरीके से यूज कर सकते हैं. या तो फाइनल कंजम्पशन की तरह यूज कर सकते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज कर सकती है. सो जीडीपी का इससे क्या लेना देना है? जीडीपी में हमने जिन गुड्स और सर्विसेज की बात करी है वो किस तरीके के गुड्स और सर्विसेज हम जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, यूज करते हैं, उसके लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स यूज एज फाइनल कंजम्पशन इज कॉल्ड फाइनल गुड. फाइनल गुड, फाइनल कंजम्पशन की तरह जो गुड्स यूज होते हैं, मतलब कोई प्रोडक्शन हुआ, उसकी सेल हुई. अगर वो सेल होने के बाद, जैसे कुछ प्रोडक्शन हुआ है, उसकी सेल हुई है, सेल एज अ कंज्यूमर मैंने करी है और मैं उस प्रोडक्ट को फर्दर किसी और को नहीं सेल आउट कर रही या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके या उसको किसी और पर्टिकुलर गुड को बनाने के लिए यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा फाइनल कंजम्पशन होगा, वो फाइनल गुड होगा, राइट. तो हम जीडीपी में जब भी गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं जिनका फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर सेल से कोई लेना देना नहीं होता. अगर वो फाइन गुड एक बारी सेल हो गया है या दो बारी सेल हुआ, जितनी भी बार सेल हुआ है, लेकिन जो फाइनल सेल होगी हम उसको ही कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये इंडिविजुअल ने जो कंज्यूम करा है
और यहाँ पे जो ये कंपनी ने, किसी पर्टिकुलर फर्म ने फाइनल कंजम्पशन करा है, तो ये दोनों ने यहाँ पे करा है फाइनल कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो हमारा गुड होगा वो फाइनल गुड होगा। और यहाँ पे जो गुड कंज्यूम हो रहा है, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, कंपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करे, वो हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड। गुड यूज इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड। तो यहाँ वाला गुड जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड होगा, यहाँ पे फाइनल गुड होगा, यहाँ पे फाइनल गुड होगा। सो हमने जीडीपी की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की बाउंड्री में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो मतलब जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि जीडीपी के कैलकुलेशन में सिर्फ फाइनल गुड्स को हम कंसीडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करते, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम जो गुड की बात करें, जिस भी गुड सर्विसेज की बात करें, वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। इफ इट्स एन इंटरमीडिएट गुड तो हम उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट इफ इट्स अ फाइनल गुड तो हम इसको जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जीडीपी हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट व्हाट इज मीन? तो पहले हमें पता होना चाहिए, दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टॉक वेरिएबल, एक होता है हमारा फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल का मतलब क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर चीज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही हम उसको मेजर करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा स्टॉक वेरिएबल। और जब हम किसी भी चीज को किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो वो हमारा हो जाता है फ्लो वेरिएबल। तो डेफिनेशन में लिखा है इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स दैट्स अ स्टॉक वेरिएबल। और व्हेन इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ फ्लो वेरिएबल, राइट। सो अब फ्लो वेरिएबल है तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमारी कुछ भी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 10 दिन, 12 दिन, मतलब देयर शुड बी सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट, फ्लो वेरिएबल में। बट स्टॉक में हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात नहीं करते। सो नो टाइम ड्यूरेशन, राइट। फिर नेचर, नेचर स्टॉक वेरिएबल का नेचर होता है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट होता है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। और नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल का नेचर होता है डायनामिक, क्योंकि हम उसको एक किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चेक कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ जाता है तो वहां पे चेंजेस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डायनामिक नेचर का। एग्जाम्पल हमारे हो जाते हैं स्टॉक वेरिएबल के कैपिटल। कैपिटल हम किसी भी इंडस्ट्री का कैपिटल अगर मेजर करेंगे तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही मेजर करेंगे। ऐसे ही बैंक डिपॉजिट्स, हम और आप अपने बैंक डिपॉजिट्स को जब भी चेक करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ही चेक करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो वेरिएबल्स के हमारे क्या एग्जांपल्स होते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन भी हम किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेक करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही चेक करते हैं। सो सिमिलरली हमारा जीडीपी हमारा एक फ्लो वेरिएबल है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम में चेक करते हैं, एज वी हैव स्टडीड कि हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में चेक करते हैं, चाहे वो एनुअली हो या क्वार्टरली हो, राइट। ड्यूरेशन हो गई, तो टाइम ड्यूरेशन भी अभी हमने पढ़ लिया, क्वार्टरली हो सकती है, एनुअली हो सकती है। डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर का मतलब हो गया कि हमारी जो जीडीपी होती है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। अगर 5% आज है, इस साल है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर 6% हो या उससे कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो जीडीपी जो होती है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए इट्स अ डायनामिक इन नेचर, राइट। तो दैट्स वाई ये हमारी तीनों प्रॉपर्टीज जो होती हैं फ्लो वेरिएबल की जीडीपी फुलफिल करता है। दैट्स वाई वी कॉल that GDP is a flow concept, right? Now, अब हमारे जीडीपी कैलकुलेशन के दो तरीके होते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस, इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, करंट प्राइस मीन प्रेजेंट के प्राइस, जो आज प्राइस चल रहे हैं उस पे हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, राइट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल है, लेट सपोज एक कंट्री में
टोटल प्रोडक्शन 2022-23 में हुआ है 5000 गुड्स एंड सर्विसेज का। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इतना कम प्रोडक्शन कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं। किसी भी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ है 22-23 में 5000 गुड्स एंड सर्विसेज का, और 22-23 में हमारा जो प्राइस लेवल था वो 100 रुपीज़ पर यूनिट मान के चलिए आप, ये था। तो अगर हम मुझे 2022 और 23 का प्राइस चेक करना है, जीडीपी चेक करनी है, तो उसका होगा जो भी प्रोडक्शन हुआ है मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइजेस। तो मेरी जीडीपी निकल कर आई है 5 लाख की। ओके, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट ईयर हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर मतलब 23-24 में हमारा जो टोटल प्रोडक्शन था गुड सर्विसेज का वो 3000 था, राइट। और उस ड्यूरेशन में, क्योंकि करंट प्राइस की बात कर रहे हैं, करंट प्राइस में क्या होता है हमारा, जो करंट प्रेजेंट में जो प्राइजेस चल रहे होते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं। तो उस साल में मेरा जो प्राइस लेवल था वो 200 रुपीज़ पर यूनिट था, राइट। तो अब मैं जब जीडीपी कैलकुलेट करूंगी, दैट मीन्स जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है 3000 इनटू में जो मेरा प्राइस लेवल था 200, तो मेरा जीडीपी निकल कर आया है 6 लाख। तो 6 लाख जब जीडीपी निकल कर आया है, तो इससे हम अगर कंपेयर करेंगे सिर्फ जीडीपी जीडीपी देखकर, तो मेरे इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो 2023-24 में जो जीडीपी है वो ज़्यादा है, और 2022-23 में जीडीपी हमारी कम है। बट अगर आप ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का मतलब होता है जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारा इकोनॉमी में, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो एज पर द प्रोडक्शन हमारा लास्ट ईयर मतलब 22-23 में जो प्रोडक्शन था वो हमारा 5000 था, विच इज मोर देन द प्रोडक्शन इन 23-24, दैट इज 3000। 3000 से 5000 हमारा ज्यादा है, मतलब जीडी प्रोडक्शन हमारा 2022-23 में ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू 2023-24। बट क्योंकि हमने यहाँ पे करंट प्राइजेस लिए हैं, यहाँ पे हमारे पिछले साल प्राइजेस थे 100, इस साल हमारे प्राइजेस हैं 200। तो हम क्योंकि करंट प्राइजेस लिए हैं, दोनों साल में उनके ही साल का प्राइस लिया है, इसलिए हमारी यहाँ पे जीडीपी भी वेरी कर रही है। और यहाँ पे क्योंकि प्राइजेस ज़्यादा थे तो हमारी यहाँ पे जीडीपी जो हो गई है वो ज़्यादा हो गई है, बल्कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू 5000, राइट। सो अगर हम जब भी जीडीपी अगर करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि उससे हमें कभी भी एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक जीडीपी क्या है। तो अगर हम जब भी जीडीपी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज गिविंग अस अ वेरी वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट आवर जीडीपी। सो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जीडीपी को करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट ना करा जाए। एटलीस्ट अगर कैलकुलेट करें तो उस बेसिस पे हम कोई भी कंक्लूजन ना निकालें अपनी जीडीपी को लेकर कि हमारी जीडीपी अच्छी है या खराब है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उस पे हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर हम इस बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि हमारी यहाँ पे जीडीपी देखो लास्ट ईयर थी 5 लाख, इस साल हमारी हो गई 6 लाख, अगर हम इस बेसिस पे कंपेयर करेंगे सिर्फ जीडीपी देखकर, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि इस साल हमारी जीडीपी बढ़ गई है। बट रियलिटी में क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हुआ है कम एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर हम इस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हम ऑब्वियसली फॉल्स रिजल्ट लेकर आएंगे। तो अगर हमें एग्जैक्ट सही रिजल्ट चाहिए तो हमें जीडीपी कभी भी करंट प्राइजेस के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। सो जीडीपी एट करंट प्राइजेस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। नॉमिनल क्यों? क्योंकि हम उसी के पर्टिकुलर प्राइस पे ही देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब क्योंकि मैंने कहा कि जीडीपी को हमें कभी भी करंट प्राइसेस के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, तो अब हमें जीडीपी को किस बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए? तो हमेशा जीडीपी को हमें कांस्टेंट प्राइस पे ही कंपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है जो कि हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। कांस्टेंट प्राइस का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो गया कि हमने किसी भी पर्टिकुलर ईयर के प्राइजेस को एज अ बेस माना है। हम ये हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे प्राइजेस कांस्टेंट हैं। जब भी हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक्स वाई जेड ईयर की, तो हम
उसी पर्टिकुलर बेस ईयर के ही प्राइजेस पे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वी कैन कंपेयर आवर जीडीपी, राइट। सो एग्जाम्पल है हमारा टोटल प्रोडक्शन इन 2022-23, वही सिमिलर एग्जाम्पल है कि 5000 गुड्स का हमारा प्रोडक्शन हुआ है, प्राइजेस हमारे 100 थे और हमारी जीडीपी निकल कर आई है 5 लाख। बट अब नेक्स्ट ईयर में हमारा वहाँ पे भी क्या हुआ था कि प्रोडक्शन कम हो गया था, सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोडक्शन हमारा कम हो गया है, 5000 से 3000 हो गया है। लेकिन वहाँ पे हमने क्या करा था कि इसी साल के ही प्राइजेस लिए थे विच वॉज 200। लेकिन इस साल हमने इसमें क्या करा है, इसकी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट ईयर के ही प्राइसेस लिए हैं। लास्ट ईयर कितने थे 100, तो हमने 100 ही प्राइस लिए हैं और उस 100 के बेसिस पे हमने अपनी जीडीपी कैलकुलेट करी है विच इज 3 लाख। तो नाउ वी कैन कंपेयर कि 5 लाख थे, 5 लाख से हमारी जीडीपी हो गई 3 लाख की, तो हमारी जीडीपी हुई है कम, जीडीपी डिटोरिएट हुई है। और हम ये कंपैरिजन क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइजेस जो थे वो सेम थे। लेट्स सपोज हमारे प्राइजेस कांस्टेंट हैं, तो हम डायरेक्ट सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, राइट। और जीडीपी एट करंट प्राइसेस में क्या होता है कि हम प्राइजेस में जो चेंज आ रहा है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, आउटपुट में जो चेंज आ रहा है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर पाते हैं दो जीडीपी को लेकर, दो डिफरेंट ईयर्स के जीडीपी में, कि कौन सी अच्छी, कौन सा अच्छा साल रहा है हमारे लिए, कौन सा खराब रहा है, हम इसमें कंपेयर नहीं कर पाते। बट अब हमारे पास जब कांस्टेंट प्राइजेस होते हैं तो वी कैन कंपेयर दिस टू, कि किस साल में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, किस साल में प्रोडक्शन कम हुआ है। तो जब भी हमारे पास कांस्टेंट जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस, तो उसको हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं। ओके, सो कन्वर्जन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। नंबर 1 इज रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, राइट। रियल जीडीपी क्योंकि हमारा कांस्टेंट प्राइस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो सिमिलर है, बस नेम चेंज हो गए हैं, रियल की जगह लिख दिया हमने जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू में नॉमिनल जीडीपी की जगह हमने लिख दिया जीडीपी एट करंट प्राइस, प्राइस इंडेक्स सेम है इनटू में 100, राइट। सेम फॉर्मूला है, बस नाम चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर हमें इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हम यहाँ पे रियल जीडीपी की जगह नॉमिनल जीडीपी भी निकाल सकते हैं, लाइक नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू में रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, राइट। और सिमिलरली हमने वही करा है, नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं, इज इक्वल्स टू में रियल जीडीपी हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है इनटू में प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। बट ये चीज आपको बहुत इजीली याद हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये समझ लेंगे कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस होता क्या है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। यू आर गोइंग टू लर्न दिस फॉर्मूला वेरी क्विकली, आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रियल टर्म हम कब लगाते हैं और नॉमिनल वर्ड कब यूज करते हैं। तो रियल, जब भी हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू की का किसी पर्टिकुलर चीज का रियल टर्म्स में एक्सप्लेन करना हो, तो हम उसकी नॉमिनल वैल्यू को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसके रियल वैल्यू मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या मिला है, रियल जीडीपी, जीडीपी की रियल टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है, जीडीपी को रियल वैल्यूज में बताना है, तो नॉमिनल जीडीपी जो भी होगी उसको हम प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी रियल जीडीपी आ जाएगी। ऐसे ही हमारा, आपको कुछ भी रियल निकालना है वो आपके रियल टर्म्स में आ जाएगी, रियल नॉमिनल मनी, रियल मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई, कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर किसी का भी रियल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको नॉमिनल वैल्यू को उसके प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। इतना आपको समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी वैल्यू की रियल टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो हमने पढ़ लिया है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जीडीपी कांस्टेंट प्राइस का क्या होता है, जीडीपी करंट प्राइस का मतलब क्या होता है।
कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि हमने कोई बेस ईयर बनाया था, उस बेस ईयर के प्राइसेस से ही हम हर साल की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। और करंट प्राइस का मतलब है कि जिस भी ईयर का हम जीडीपी निकाल रहे हैं, उसी ईयर के हम प्राइसेस को लेंगे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। सो ये वही फॉर्मूला है कि जो भी हम करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं वो हमारी जीडीपी करंट प्राइसेस की होती है, और हम कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होती है। ये वही फॉर्मूला है, जीडीपी एट करंट प्राइस इज इक्वल्स टू में जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू में प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। इसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू में जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। राइट, यूजेस क्या है हमारा जीडीपी एट करंट प्राइसेस का? ये सिर्फ हमारी मॉनेटरी वैल्यू बताता है इकोनॉमिक आउटपुट की, मतलब जितना भी गुड्स और सर्विसेज हमारे प्रोड्यूस हुए हैं उस कंट्री में, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उसकी सिर्फ ये मॉनेटरी वैल्यू बताता है जीडीपी एट करंट प्राइस। लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हमें क्या बताता है? कंपैरिजन अगर हमें करना हो दो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, कि हमारे किस ड्यूरेशन में जीडीपी अच्छी हुई है, किस में खराब, तो कंपैरिजन के लिए हमारी जो होता है वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक इनसाइट क्या है? ये हमारे करंट प्राइसेस पे जो भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे बोथ चेंजेस बताता है आउटपुट और प्राइसेस में। और जब हम कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे सिर्फ आउटपुट में चेंजेस को डिस्क्राइब करता है। अब हमने पढ़ा है कि जीडीपी एट करंट प्राइस पे जो भी होता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं। गॉट इट? नाउ, अब हमने समझ लिया है कि जीडीपी क्या होती है, हमने जीडीपी की बेसिक लेमैन लैंग्वेज में भी समझ लिया है, डेफिनेशन भी पढ़ ली है। फिर हमने ये समझा है कि हमारे दो तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं, दो तरीके के गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स को ही हम जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते। राइट, फिर हमने समझा है कि जीडीपी जो होता है वो हमारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक वेरिएबल नहीं होता है। फ्लो वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये डायनामिक नेचर का होता है, इसको हम किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चेक करते हैं, राइट? और फिर हमने पढ़ा कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस क्या होता है, जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस को हम रियल जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। फिर हमने फॉर्मूलाज पढ़े, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ा। तो ये हमारा था एंटायर चैप्टर, एंटायर लेक्चर। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस करने की कोशिश करी थी। सो लेट्स स्टार्ट। जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड। अभी पढ़ा है जीडीपी जो हमारे करंट प्राइस पे होता है, करंट प्राइस मतलब जिस साल की मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रही हूँ उसी साल का ही प्राइस लूंगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। राइट, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, राइट? और जीडीपी इज अ डैश कॉन्सेप्ट। जीडीपी हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? जीडीपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि हम फ्लो वेरिएबल क्या होता है, किसी विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम कैलकुलेट करते हैं, प्लस ये डायनामिक इन नेचर होता है, इसलिए जीडीपी हमारा एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, राइट? सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच।